तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी मस्त है और स्वस्थ है और बिल्कुल धाकड़ तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का मॉडल सेट जारी हो चुका है झारखंड बोर्ड का, तो अच्छे से उसकी तैयारी कीजिए और एग्जाम में दोस्तों काफी ज्यादा हेल्प करेगा। चलिए आज इसी कड़ी में हम लोग आज सोशल साइंस का डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। सेट 1 का जो आप लोग टर्म 2 का मॉडल पर जारी हुआ है, एक एक क्वेश्चन को तो आप लोग समझा भी देंगे। सिर्फ आंसर को रटना नहीं है दोस्तों, समझ लीजिए ताकि एग्जाम में उससे संबंधित कोई भी सवाल पूछे तो आप लोग का बन जाए। ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलिए देख लेते क्या क्या सवाल है। चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए जरूर सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना अपने दोस्तों को, ताकि उसको भी इसका लाभ मिले, क्योंकि उसको शेयर करके आप उसका अच्छा कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपका भी जरूर अच्छा होगा। और अभी तक आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन उसका भी लिंक दिया हुआ है, जाके जुड़ जाइए। तो चलिए देख लेते क्या क्या सवाल है। और आप लोग तो पहले ही बता दिया है कि इस बार आप लोग का जो सब्जेक्टिव है टर्म 2 का, उसमें टोटल 19 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। 19 सवाल आपका जवाब देना है, मतलब 19 सवालों का आप लोग का यहाँ पर है। और यहाँ पर कितना जवाब देना है देख लीजिए आप लोग। जो 1 से 7 तक है दोस्तों अति लघु प्रश्न है, इसमें केवल 5 का जवाब देना है, ठीक है। और प्रत्येक 2 नंबर का यानी 10 नंबर हो जाएगा। जो 18 से 14 तक है, इसमें भी केवल आप लोग को 5 का ही जवाब देना है, ठीक है। जो प्रत्येक 3 नंबर का है, यानी कि यहाँ आप लोग को 15 नंबर मिल जाएगा। और जो आप लोग को 15 से 19 तक है, ठीक है, 15 16 17 18 19 5 सवाल है, इसमें केवल आप लोग को 3 का जवाब देना है। इसमें 5 नंबर करके मिल जाए, इसमें भी 15 नंबर, मतलब 15 15 30 और यहाँ से आपको 10, टोटल 40 नंबर मिलेगा। कितने सवाल सॉल्व करेंगे आप? यहाँ पर 5 सवाल सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी 5 सवाल सॉल्व करेंगे और यहाँ पर 3, मतलब 5 5 10 3 13, मतलब टोटल 19 सवाल दिया हुआ है। उसमें केवल आप लोगों को 13 सवालों को सॉल्व करना है और 40 नंबर पॉकेट में भर के घर ले जाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। और पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, समझना ज़्यादा जरूरी है। रट लीजिएगा दोस्तों, तो सिर्फ एक क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है। समझिएगा तो उससे संबंधित बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। सबसे पहला सवाल है कि रिंडरपेस्ट से आपका क्या तात्पर्य है, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर अलग से आप लोग का मॉडल पर से उठा करके लिखा है, तो काफ़ी ज़्यादा पर मेहनत लगाया। पहले क्वेश्चन लिखा, फिर आंसर लिखा, तो आप लोग देख ही लीजिए। रिंडरपेस्ट से आपका क्या तात्पर्य है? पहला सवाल है, रिंडरपेस्ट जानवरों की एक बीमारी का नाम है, ठीक है। यहाँ दो नहीं है, डॉ लिख दीजिएगा। रिंडरपेस्ट जानवरों की एक बीमारी का नाम है। बस सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा जवाब। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहां प्रारंभ हुई? दोस्तों आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन पेपर को बहुत ज्यादा आसान बनाया गया है। बस इतना सा आप जवाब दे दिए, आपको 2 नंबर मिल गया, बिल्कुल नहीं कटेगा। एक बाइक का मैं आंसर देने कहा है, यहाँ पर आप लोग को अधिकतम संख्या में लिखने को कहा है, ठीक है। मतलब उससे कम भी आप लिख सकते हो संख्या में। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर जैसे आप लोग का है ना दिया हुआ कि कम से कम 50 शब्दों में, आप लोग का पहले क्या रहता है, कम से कम 50 शब्दों में दे, और यहाँ अधिकतम 50 शब्द देना है, मतलब उससे ज़्यादा आप वर्ड नहीं लिख सकते हो। यहाँ पर अधिकतम 100 शब्द लिख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते, उससे कम भी लिखोगे 80 90 तो भी चलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में दोस्तों 18वीं शताब्दी के मध्य में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। कहां पर? इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। और कब? 18वीं शताब्दी के मध्य में प्रारंभ हुआ था। बिल्कुल एनसीईआरटी का उत्तर है, तो कोई काट नहीं सकता इसको। आगे देखिए, घरों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा संसाधनों के नाम लिखिए। घरों में हम लोग जो ऊर्जा संसाधन यूज करते हैं उसका नाम लिखना है। तो हम लोग घरों में क्या यूज करते हैं ऊर्जा के रूप में? लकड़ी को यूज करते हैं, एलपीजी गैस को यूज करते हैं, कोयला यूज करते हैं, और एक चीज होता है उपला। उपला को कौन कौन जानते होंगे कमेंट में बोलेंगे, ठीक है। ये गोबर से बनता है, आप लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं कमेंट में बोलिएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारा है तो आदि कर दिए, ओके। नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे कांग्रेस पार्टी भी बोला जाता है, इसकी स्थापना दोस्तों आप लोग देख सकते हो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और इसके संस्थापक जो है दोस्तों वो कौन थे? इसके संस्थापक M.O. ह्यूम थे, ठीक है। कौन? M.O. ह्यूम, याद कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो नहीं, सब्जेक्टिव में ये सवाल आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियों को लिखिए। चुनौतियां मतलब क्या? उसके सामने जो कठिनाइयां आती है उसे ही चुनौती बोलते हैं। लोकतंत्र की प्रमुख 2 चुनौतियां क्या है? जनसंख्या वृद्धि और अशिक्षा, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि जिस पर नियंत्रण लगाना काफी ज्यादा जरूरी है, और अशिक्षा यानी कि लोगों को शिक्षित करना है, अशिक्षा को दूर हटाना है, और ये काफी ज्यादा बड़ा चुनौती है। अभी तक यहाँ पर हम लोग भारत के लोग सफल नहीं हो पाए इस पर, काफ़ी ज़्यादा अशिक्षा यहाँ पर पाई जाती है, और जनसंख्या वृद्धि पर भी यहाँ पर रोक लगाना जरूरी है। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी 2 चुनौतियाँ क्या? जनसंख्या वृद्धि और अशिक्षा। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, और ठीक है, तो आप लोग कोई भी 2 लिख दीजिएगा, चल जाएगा। मुद्रा को परिभाषित कीजिए। ये लीजिए मुद्रा, मुद्रा है ना कि जिसके कारण कोई किसी को नहीं पहचानता है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, वही चीज़ है। रुपया के बारे में बात कर रहा है।
तो क्या है मुद्रा? मुद्रा धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय की क्रियाएं होती है। बहुत ज़्यादा हिंदी हो गया क्या? मतलब जिससे आप लोग किसी चीज़ को क्रय यानी कि खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। आप लोग सिंपल भाषा में भी लिख सकते हैं कि मुद्रा उस धन को कहते हैं जिसके सहारे से हम लोग किसी चीज़ को खरीद या बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। आगे 7 नंबर क्या है कि उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? तो देख लीजिए, उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना है या उन्हें हटा लेना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। मतलब उदारीकरण मतलब क्या? कुछ मान लीजिए कुछ पाबंदी लगा दी गई है, ठीक है, जिससे विकास में बढ़ावा नहीं मिल रहा है, जिससे विकास नहीं हो रहा है देश का, तो उन सारी पाबंदियों को हटा लेना है, मतलब उन पर ढील देना है। वही लिखा है कि उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना, मतलब कोई नियंत्रण लगाया हुआ है, कोई पाबंदी लगाई है, उस पर ढील देना या उन्हें हटा देना है, जिससे क्या? जिससे आर्थिक विकास को क्या? बढ़ावा मिले। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। बस समझ जाइए ना यार, काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है एग्जाम में। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? देखिए, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। इसको अच्छे से समझ लीजिए कि विभिन्न बहुत सारे देशों के बीच क्या परस्पर जो संबंध होता है, आपस का जो संबंध होता है, मेल मिलाप होता है, या फिर एकीकरण, एकजुट मिलकर काम करना होता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। हम लोग आज दूसरे देशों के साथ व्यापार कर रहे हैं, अमेरिका के साथ, बाकी दूसरे देशों के साथ, तो ये क्या? वैश्वीकरण ही है। मतलब दूसरे देशों से अपना संबंध बनाए हुए हैं, इसी प्रक्रिया जो है इसी को हम लोग वैश्वीकरण बोलते हैं। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी तथा श्रम का आदान प्रदान होता है। ठीक है, विभिन्न देशों के बीच क्या? वस्तुओं, कॉमा लिख दीजिएगा, सेवाओं, कॉमा तकनीकी तथा श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। क्या? वैश्वीकरण ही है। अब मान लीजिए किसी देश से हम व्यवस्था संबंध ही नहीं रखेंगे, अब मान लीजिए चीन से झगड़ा करके बैठा हुआ है चीन हम लोगों से, तो चीन से क्या आदान प्रदान नहीं होगा, चीन से हम लोग का व्यापारिक संबंध नहीं बनेगा, तो वहाँ वैश्वीकरण नहीं होगा। ठीक है, वैश्वीकरण क्या मतलब? मेल मिलाप बढ़ना, ये सारा चीज़ हो गया। तो बस समझ जाइए। जो मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है दोस्तों, मैंने खुद अपने लैंग्वेज में लिखा है, यहाँ पर एडिट करके सब कुछ करके ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखिए हम लोग को हमारा भाषा ज़्यादा समझ में आता है, किताबी भाषा थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन अपने आप लैंग्वेज में लिखिए, इसके नंबर भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, आप जैसा मैं लिखा हूँ उसको डिट्टो छाप दीजिएगा ना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। वैसे आप समझ के लिखिए, अपनी भाषा में ज़्यादा बेटर है। ठीक है, जो मैं लिखा हूँ यहाँ पर एकदम करेक्ट है। ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए? तो देखिए, स्पिनिंग जेनी वहाँ पर एक मशीन आई थी दोस्तों ब्रिटेन में, क्यों हमला किया? देखिए यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं कि हमला मतलब मशीनों को मारने लगे, मतलब उसका विरोध करने लगे थे। बेरोजगारी के भय से महिलाएं नए प्रौद्योगिकी का विरोध करते थे। मतलब क्या? मान ली नई प्रौद्योगिकी आएगी, मशीन आ जाएगी, तो वे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इसलिए वो लोग इससे भय थे कि अगर नई प्रौद्योगिकी आएगी तो वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इसलिए इसका विरोध करते थे। और स्पिनिंग जेनी के आने से उन्हें अपना रोजगार छिन जाने का भय सता रहा था। स्पिनिंग जेनी मशीन जो आया था, इससे उनका रोजगार हट जा रहा था। ठीक है, क्योंकि जो मशीन था वो महिलाओं से ज़्यादा काम कर रहा था, और ऐसे में दोस्तों महिलाएं जो थी वो बेरोजगार हो जाएंगी, इसलिए ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए, मतलब उसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि मशीन के आने से उन्हें भय लग रहा था कि कहीं उसका नौकरी ना छिन जाए, इसलिए उसका विरोध कर रहा था। ठीक है, 10 नंबर सवाल है, भारत के खाद्य फसल का नाम बताए और उसे उगाने के लिए 2 आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखे। तो सबसे बढ़िया खाद्य फसल, सबसे प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल, जिसके बिना भैया कोई किसी का दिन नहीं कटता है। ठीक है, मतलब चावल खाना ही खाना है ना, बिल्कुल टाइम भी होता है। चलिए 12-1 बजे चावल खाना है। तो चावल जो है भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है, इसे उगाने के लिए 2 आवश्यक भौगोलिक परिस्थिति निम्नलिखित है। 2 ही बोला है तो 2 ही हम लिख रहे हैं। ठीक है, आप लोग ज़्यादा भी लिख सकते हो, मतलब याद करके रख सकते हो। तो सबसे पहले उष्ण और आर्द्र जलवायु का होना, चावल के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्या? समतल भूमि होनी चाहिए ताकि ज़्यादा दिनों तक पानी इकट्ठा रहे। अब मान लीजिए ढलान भूमि रहेगी, वहाँ पर आप चावल रोपेंगे तो पानी तो रहेगा ही नहीं भैया, ये बह के निकल जाएगी, ये सूख जाएगा चावल बेचारा पौधा। तो इसलिए समतल भूमि होना आवश्यक है ताकि वहाँ पर पानी इकट्ठा रहे। आप लोग जानते होंगे जो चावल रोपते हैं, धान रोपते हैं, वहाँ पर पानी बिना ये संभव नहीं हो पाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन के सामने है, राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है? तो लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से कार्य करता है, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। और अब तो गली कूचों में राजनीतिक दल निकलने लगा है, नेता बनना है भैया। ठीक है, तो राजनीतिक दल क्या होता है? ये लोगों का समूह होता है। आप लोग देखें कि कोई एक आदमी अकेला खड़ा है बोलेगा अरे ये राजनीतिक दल है, नहीं, उसका एक लोगों का समूह होता है। ठीक है, और संगठित होता है। संगठित मतलब क्या? एकजुट होता है उन लोगों में। लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने
और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से कार्य करता है। वो चुनाव लड़ेगा, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि राजनीतिक सत्ता हासिल करेंगे, हमारे हाथ में पावर आएगा, उसका उद्देश्य ही रहता है राजनीतिक सत्ता को हासिल करना, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। और यहाँ पर प्रतीक नहीं दोस्तों, प्रत्येक होगा, ठीक है, प्रत्येक, ओके। प्रत्येक राजनीतिक दल का कुछ नीति और सिद्धांत होता है, हर एक दल जो होता है दोस्तों उसका कुछ अपना सिद्धांत होता है कि हम इस प्रकार करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। लोकतंत्र किस रूप में एक उत्तरदायी शासन है? देखिए लोकतंत्र को हम लोग उत्तरदायी शासन कैसे बोलेंगे, तो लोकतंत्र में जनता खुद अपने सरकार का चुनाव करती है, ये तो सभी जानते हैं। इस प्रकार वह जनता के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी होता है। मतलब लोकतंत्र में क्या करता है, जनता खुद, हम लोग खुद सरकार को चुनते हैं, अपना वोट देते हैं, कीमती वोट। तो हम लोग जिसको चुनेंगे उस पर तो हमारा जिम्मेवारी होगा ना, मतलब वो हमारे प्रति जिम्मेवार होंगे, हमारे प्रति जवाबदेह होंगे, क्योंकि भैया हमने उसको बनाया है, हमने उसको सत्ता पर पहुंचाया है। अगर वो हमारे प्रति जवाबदेह नहीं होगा, हम हमारे लिए काम नहीं करेगा, तो हम क्यों उसको बनाएंगे, क्यों उसको वोट देंगे? तो इसलिए हम लोग चुनते हैं, तो वो हमारे प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र में जनता सरकार के कार्यों की जानकारी लेती है तथा विरोधी दल सरकार की आलोचना भी करती है। इस प्रकार लोकतंत्र में जिम्मेवार सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में क्या होता है कि सरकार कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या क्या कार्य किया, हम लोग इसकी जानकारी रखते हैं कि नहीं रखते हैं, रखते हैं। कार्य नहीं किया तो उसकी आलोचना भी होता है, विरोधी दल उसका आलोचना करता है। और इस भय से भी दोस्तों सरकार जो सत्ता में होती है वो कार्य करती है और जनता के प्रति जवाबदेही होती है, एक उत्तरदायी सरकार होती है, ठीक है। क्योंकि उसको भय रहता है भैया अगर कार्य नहीं करेंगे तो विरोधी दल इसका एकदम बखेड़ा खड़ा कर देगा और फिर उसको सत्ता से हटाया भी जा सकता है नेक्स्ट बार। तो इसलिए इस प्रकार लोग उत्तरदायी होता है। तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए। समझा तो दिया ही मैंने, बस अपनी भाषा से भी आप लोग लिख सकते हो। अगर अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता करता है? मतलब ऐसा जिसमें के पास बहुत सारा धन है, अतिरिक्त मुद्रा वाला, और जरूरतमंद लोग जैसे हम लोग हो गए, ठीक है, कि उसके बीच बैंक किस प्रकार मध्यस्थता काम करता है। तो जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, ठीक है, क्या करता है वो लोग अपना अतिरिक्त धन को बैंकों में जमा करवा देते हैं। जो उसके पास मतलब अधिक धन होता है तो क्या करेंगे भैया, रख के बैंक में जमा कर देगा, कुछ सूद आएगा, ठीक है, जमा करवा देते हैं, जहां से उन्हें ब्याज मिलता है और धन भी क्या होता है, सुरक्षित रहता है। बैंक उस जमा राशि को ऋण देने के लिए प्रयोग करता है और बैंक क्या करता है, उस राशि को लोगों को ऋण देता है, जिससे जरूरतमंद लोगों को उचित दर पर ऋण मिल जाता है। बैंक क्या करता है, बड़े लोगों से पैसा लिया जो बैंक में रखा, अब उस राशि को किसी जरूरतमंद को, मान लीजिए आप ही उधार लेने के बैंक में लोन लेने के, तो आपको दे दिया, अब आपसे क्या ऋण वसूलेगा। मतलब बैंक यहाँ पर मध्यस्थता का काम करता है, ठीक है, किसी से पैसा लेकर किसी और को देता है। इस प्रकार बैंक अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच मध्यस्थता करता है, ठीक है। आगे देखिए, विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। तो विश्व व्यापार संगठन के 2 उद्देश्य निम्नलिखित हैं। क्या? सबसे पहला उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना। वस्तु और सेवा जो उत्पादन हो रहा है, ठीक है, उसका व्यापार करना, व्यापार का प्रसार करना, यहाँ वहाँ फैलाना, ठीक है। पर्यावरण का संरक्षण एवं उसकी सुरक्षा करना। विश्व व्यापार संगठन का यही 2 मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा और भी बहुत सारे उद्देश्य हैं, ठीक है। मेन उद्देश्य क्या है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना, ठीक है, अलग अलग देशों में पहुंचाना उसको, वस्तुओं को, वहाँ का जो सेवाएं हैं उसको, और पर्यावरण का संरक्षण एवं सुरक्षा करना। ओके, अगला सवाल है 15 नंबर, देख लीजिए क्या बोल रहा है भैया जी। अब दोस्तों ये 5 नंबर का सवाल है, 3 सवाल आप लोग को यहाँ पर जवाब देना है 3 सवालों का, लेकिन हम लोग तो सभी का ही देंगे, क्योंकि दोस्तों बता दूं यहाँ पर क्वेश्चन में चाहे जो भी हो, आप लोगों को सभी क्वेश्चंस को करके जाना है। ऐसा नहीं कि 3 सवाल बोला है 3 आप कर लिए, नहीं, ये एग्जाम के लिए है। आप लोग सभी क्वेश्चंस को पढ़िए यहाँ पर, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आप लोग आ सकता है इसमें से, ठीक है, सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो पहला सवाल है दोस्तों, G77 देशों से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ देखिए G77 यानी कि G77 विश्व के 77 विकासशील देशों का एक ऐसा समूह है जो अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करने के लिए संगठित हुआ है। क्या है? यहाँ नाम में लिखा है G77, यानी कि इसमें 77 देश होगा, और ये विकासशील देश, याद रखिए विकसित देश नहीं है, ये विकासशील देशों का समूह है। और क्या करता है? जो अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करने के लिए संगठित हुआ है, मतलब एक साथ जुड़ा है। तो आप लोग सिंपल सा एक लाइन में लिख सकते हो क्या, कि G77 देश ऐसे देशों का, ऐसे विकासशील देशों का समूह है जो अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करने के लिए संगठित हुआ है, ठीक है। इनका उद्देश्य अपने संस्थाओं पर नियंत्रण रखना, संसाधनों पर नियंत्रण रखना, जिससे उन्हें आर्थिक विकास में सहायता मिल सके। मतलब जो भी देश का संसाधन है वो मतलब बेफिजूल का खर्च ना हो, उस पर नियंत्रण रखना होता है, ताकि उन्हें आर्थिक विकास में उसको बेच करके उसको पैसा मिले, आर्थिक विकास में उसको सहायता मिले,
साथ ही कच्चे माल का सही दाम मिले तथा अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए अच्छी पहुंच मिले। अब देखिए यहाँ पर पहुंच बहुत ज़्यादा काम आती है, ठीक है। तो जब बहुत सारे देश एक साथ मिलेंगे, ठीक है, तो मान लीजिए इस देश का कनेक्शन इससे है और इस देश का कनेक्शन इससे है, तो ये वाला देश भी इससे कनेक्ट करवा देगा इसको। तो इस प्रकार मतलब विभिन्न देशों के बीच क्या होता है, परस्पर संबंध बनता है इससे, जो जो इसमें रहते हैं 77 देशों के समूह में। और इसके सारे क्या होता है, जो कच्चे माल का सही दाम मिलता है और उस मालों से जो उन्हें सामान तैयार होता है उन्हें विकसित देशों के बाजार में बेचने के लिए भी उनको पहुंच मिल जाती है इस समूह से, G77 के समूह से। संयुक्त राष्ट्र में यह विकासशील देशों के हित की बात रखने वाला सबसे बड़ा गुट है। संयुक्त राष्ट्र में यह विकासशील देशों के हितों की बात रखने वाला, मतलब जो विकासशील देश है उनके लिए अच्छी अच्छी बातें रखने वाला, उनके विकास के लिए कार्य करने वाला, उनके हितों के लिए अच्छी अच्छी बात रखने वाला सबसे बड़ा गुट है कौन, G77। और G77 को ब्रेटन वुड्स के संतानों की प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा जाता है। ओके, अगला सवाल 16 नंबर क्या देख लीजिए कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के समक्ष विस्तार की क्या चुनौतियां हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। मतलब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, इसको अगर हम लोग विस्तार करना चाहें तो उसके सामने क्या क्या समस्याएं आती है, क्या क्या चुनौतियां हैं, उसको बोला है। देख लीजिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के समक्ष विस्तार की अनेक चुनौतियां हैं। लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती का क्या अर्थ है, चुनौती का अर्थ ही होता है कि सत्ता में साझेदारी को विस्तृत बनाया जाए और इसी उद्देश्य से विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाया जाता है। ध्यान से सुनिए क्या कहा यहाँ पर कि लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती का अर्थ ही होता है कि सत्ता में साझेदारी को विस्तृत बनाया जाए, मतलब बड़ा बनाया जाए, बाकी बहुत सारे जगह मतलब लोगों को यहाँ पर सत्ता में साझेदारी दी जाए। इसी उद्देश्य से विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाया जाता है और इसी उद्देश्य से विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है, सत्ता का बंटवारा विभिन्न वर्गों के बीच, ठीक है। कैसे बंटवारा होता है आगे देखिए। और इस प्रकार सरकार की सत्ता को कई स्तरों पर बांट दिया जाता है। कई स्तरों पर कैसे बांटा जाता है, जैसे केंद्र सरकार में शासन, राज्य सरकार में, तथा स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां भी होती है, पंचायत सरकार होता है, ये सब इस तरह का पंचायती राज, तो अलग अलग चीजों भागों में बांट दिया जाता है, इसे ही विकेंद्रीकरण कहा जाता है। और क्या कहता है, सत्ता में साझेदारी को विस्तृत बनाने के लिए क्या समस्या आती है, वंश, लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव मिटाने की चुनौती है, ठीक है। जब यहाँ पर विस्तृत करने की बात आती है तो ये सारी समस्या यहाँ पर आती है, जाति का बात आता है, धर्म का बात आता है। और इसके लिए भारत ने अनेक प्रयास किए हैं और इसके लिए भारत अलग अलग प्रयास करते ही रहा कि ये सब भेदभाव मिटे। यहाँ पर पंचायती राज की स्थापना की गई। आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ सालों से यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था चलती है, मुखिया सरपंच से सब मुखिया बनता है, वार्ड बनता है, जिला परिषद बनता है। सत्ता में साझेदारी को विस्तृत करने के लिए पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, कुछ ही साल पहले ये दिया गया, ठीक है। महिलाओं को 33% आरक्षण पंचायती राज व्यवस्थाओं में दिया गया है ताकि उससे महिलाओं की भी हिस्सेदारी बढ़े, ठीक है। इसलिए क्या है कि दोस्तों आप लोग देखते भी होंगे कि मुखिया का पद महिलाओं के लिए ही आरक्षित रहता है वहाँ पर, मतलब क्या जो आदमी है वो नहीं बनते हैं, महिलाओं के लिए ही वो पद आरक्षित रहता है। आगे देखिए क्या सवाल है कि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए। एक कोई अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या भूमिका होती है उसे यहाँ पर बोला है। तो भैया अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका नहीं होती है, वो तो उसका बिल्कुल रीढ़ की हड्डी होती है। मुद्रा मतलब पैसा, जी हाँ, टका, मनी, ठीक है। क्या है देख लीजिए, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुद्रा की सहायता से ही हम किसी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं। भैया आपके पास पैसा नहीं होगा तो बेकार है, कुछ खरीद ही नहीं सकते हैं आप, कुछ बेच मतलब, और किसी के पास मुद्रा नहीं है तो आपका चीज़ को खरीद नहीं सकता है। व्यापार में तो मुद्रा की बहुत ही अहम भूमिका होती है क्योंकि मुद्रा के द्वारा व्यापारिक क्रिया सफलतापूर्वक पूरी की जाती है। और व्यापार में किसी वस्तु का खरीद फरोख्त में व्यापार, चाहे कोई भी बड़ा व्यापारी हो, बड़े बड़े कंपनी हो, उसमें मुद्रा ही मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। बड़ी कंपनी कोई सौदा कर रहा है तो क्या सौदा होता है, पैसा का सौदा होता है, पैसा के सहारे से कोई सामान खरीदता है। ऐसा तो नहीं कि भैया चलिए हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप हमको 1 किलो सोना दे दिए, ऐसा थोड़ी होता है। उसके बदले आपको मूल्य चुकाना पड़ता है, तो यही मुद्रा है, ठीक है। मुद्रा की सहायता से एक स्थान से वस्तुओं को खरीद करके दूसरा स्थान पर उसे बेचा जाता है। बजट निर्माण में भी मुद्रा की अहम भूमिका होती है। सरकार कोई बजट जब निर्माण करती है, बजट पास करती है, तो वहाँ भी मुद्रा की अहम भूमिका होती है। कोई बजट कितना बड़ा है मुद्रा के आधार पर ही उसे मापा जाता है। और हम लोग बोलते हैं ना कि चलिए किसान विभाग को इतना रुपया दिया सरकार और गरीबों को इतना दिया, मतलब बजट में जो पास होती है तो वहाँ पर मुद्रा ही देखा जाता है कि कितना सरकार किन विभागों में कितना धन दे रही है, तो मुद्रा ही है ना वो चीज़। राष्ट्रीय आय की गणना में मुद्रा की विशेष भूमिका होती है और किसी देश की आय में कितना आय हो रहा है
इसमें हम लोग पैसा के आधार पर ही मापते हैं। देश की राष्ट्रीय आय की गणना मुद्रा में की जाती है। देश की राष्ट्रीय आय हम लोग किससे गणना करते हैं? मुद्रा में। कितना आय हुआ, जो देश के निवासियों का जीवन स्तर को दर्शाती है। राष्ट्रीय आय से ही दोस्तों देश के निवासियों का जीवन स्तर को दर्शाती है। ज़्यादा आय हो रहा है देश में तो कह सकते हैं यहाँ चलिए सब कुछ ठीक ठाक है देश में, ठीक है। मुद्रा के बिना राष्ट्रीय आय की गणना करना बहुत ही कठिन है। इस प्रकार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की बहुत ही अहम भूमिका होती है, ठीक है। तो बहुत आसान शब्दों में मैंने इसको लिखने का प्रयास किया है अपनी भाषा में, तो बस इसको देख लीजिए और एग्जाम में फाड़ दीजिए, ठीक है मतलब फोड़ दीजिए। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है। क्यों? सौर ऊर्जा मतलब क्या? सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। उज्ज्वल है मतलब क्या? बिल्कुल मस्त है। क्यों? तो भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है जिसके निम्नलिखित कारण है। क्या? एक तो भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। भारत कैसा देश है? उष्णकटिबंधीय देश है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय मतलब जिसके कारण यहाँ क्या होती है? गर्मी अधिक पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में सौर ऊर्जा तेजी से प्रचलित हो रही है। और ग्रामीण इलाकों में आप लोग देखे होंगे कि सौर ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है। जगह जगह पर लाइट दिया गया है सौर ऊर्जा का मतलब यूज करके, ठीक है। मोहल्लों में सौर लाइट दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा संयंत्र को भारत के विभिन्न भागों में स्थापित किया जा रहा है। सौर ऊर्जा संयंत्र क्या? विभिन्न भागों में उसको स्थापित किया जा रहा है जिससे प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है और यह पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका देता है। देखिए सौर ऊर्जा क्या होता है? इससे बिल्कुल प्रदूषण नहीं फैलता है और इसलिए दोस्तों भारत के विभिन्न भागों में दूर दराज इलाकों में भी इसको लगाया जा रहा है। इसलिए इसको आगे और जब बहुत ज़्यादा स्कोप है क्योंकि इससे पर्यावरण को प्रदूषण भी नहीं होता पर्यावरण। हमें तेल या गैस का आयात करने पर क्या होता है? देखिए दोस्तों, अगर हम लोग तेल या गैस का आयात करने पर हमें काफ़ी मात्रा में विदेशों में मुद्रा देनी पड़ती है। इसके स्थान पर सौर ऊर्जा का प्रयोग करने पर हम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विदेशी मुद्रा को बचा सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं? बाहर से तेल मंगाते हैं, गैस मंगाते हैं, जिसके लिए हमें विदेशों को मुद्रा देनी पड़ती है, विदेशी मुद्रा देनी पड़ती है। इसके स्थान पर अगर हम लोग सौर ऊर्जा का ही प्रयोग करें, ठीक है। अब तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी आ रहा है ना, इलेक्ट्रिकल। अब सोचिए अगर सौर वाला व्हीकल आ गया तो सौर ऊर्जा वाला, जस्ट धूप देगा बाइक चलते रहेगा, कोई झंझट ही नहीं, आराम से मस्त धूप में चलते रहो। तो होगा कभी दोस्तों फ्यूचर में ऐसा भी होगा कि सौर ऊर्जा से बाइक चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसलिए इसका भविष्य दोस्तों काफ़ी उज्ज्वल है भारत में। आगे देखिए, देश में बेकार पड़े बंजर जमीन एवं सुदूर इलाकों में भी सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा सकता है। और देश में जहाँ बंजर जमीन है मतलब जिसका खेती के लिए भी यूज़ नहीं होता है, वहाँ पर सौर ऊर्जा स्थापित कर सकता है ताकि खेती को भी नुकसान ना हो, ठीक है। और दूर दराज इलाकों, सुदूर इलाकों में, दूर दराज इलाकों में इसको स्थापित किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इसलिए भारत में इसका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उज्ज्वल भविष्य दिख रहा है, ओके। और यहाँ पर दोस्तों एक अंतिम सवाल है कि मानचित्र के आधार पर चावल चावल मुख्य और गौण उत्पादक राज्यों के नाम लिखें। मानचित्र लोग देख लीजिए पहले अच्छे से। इसमें आप लोग को चावल के मुख्य और गौण उत्पादक मतलब ये देख लीजिए, आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं दिखा दूँ, ये एक इंडिकेशन दिया हुआ है मुख्य और गौण, ठीक है। तो प्रमुख क्षेत्र और ये गौण क्षेत्र है। तो इस कलर में जितना सारा मानचित्र में दिया आप लोग देख सकते हैं, ये सारा इस कलर में है, ठीक है। ये क्या हो गया? प्रमुख। तो यहाँ जो जिस जिस राज्यों का नाम है बस आप लोग को राज्य का नाम लिख देना है। और यहाँ देख रहे हैं सफ़ेद वाला दिख रहा है गौण क्षेत्र, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं जिन जिन क्षेत्रों में है, ठीक है। यहाँ आप लोग सफ़ेद वाला देख सकते हैं, इन बस राज्यों का नाम लिख देना है। तो आप लोग क्या लिखेंगे? प्रमुख क्षेत्र लिख के डैश देंगे। मानचित्र को देख के यहाँ जिस जिस राज्य का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर जिस जिस राज्य का नाम लिखा है आप लोग बस नाम लिख देंगे, हो जाएगा, ठीक है। मैंने लिखा नहीं, आप लोग थोड़ा इसको कर लीजिए, आप मानचित्र देखिए आराम से हो जाएगा। नेट में भी आपको मानचित्र मिल जाएगा। और सफ़ेद वाला में कौन कौन देश है सबका नाम लिख दीजिएगा, बस हो गया काम खत्म।